हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय द्विवेदी है। मैं आज बिलासपुर के कस्बे मल्हार जगह में आया हूँ, जो अपने नाम के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य अपनी एक स्थान रखता है और भूमिका रखता है। इसी को मैं आज आपको एक मंदिर, जैसे पलार या देवरू मंदिर भी कहा जाता है, उसके प्रांगण में लाया हुआ हूँ। और ये देखिए, उसका बोर्ड है पालेश्वर महादेव। इसका कुछ संक्षिप्त विवरण दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं शायद इसे दोहरा भी सकता हूँ। अभिलेख साक्ष्यों में केदारेश्वर नाम से उल्लेखित इस मंदिर का नाम शिव मंदिर का निर्माण जलाल्यदेव द्वितीय के समय में सोमराज नामक ब्राह्मण ने 1167 से 68 में करवाया था। वर्तमान में मंदिर का अग्रभाग ही सुरक्षित है, जिसमें गृह एवं मंडप संदिग्ध है। पश्चिमोमुखी मंदिर का मंडप ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है, किंतु गर्भगृह मंडप में से काफ़ी गहराई में होने के कारण यह पहुंचने के लिए सोपानों की व्यवस्था की गई है। यह गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। गहराई में स्थल शिवलिंग के कारण ही संभवतः इस मंदिर का नाम पालेश्वर पड़ा। मंदिर का उत्कृष्टतम सुरक्षित है इसकी द्वार शाखा, जिसमें गंगा व यमुना के 7 द्वारपालों का अंकन सजीव रूप से किया गया है। द्वार शाखा के भीतरी भाग में शिव का व उनके परिवार के देवताओं को विभिन्न रूपों में अंकन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। यह है पालेश्वर शिव मंदिर, और इसके प्रांगण में आप देख सकते हैं कई मूर्तियों के भाग रखे गए हैं। यह स्थान बिलासपुर के मस्तूरी तहसील से 14 किलोमीटर दूरी पर है। ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक का क्रम इतिहास यह स्थान बताता है। देख सकते हैं आप। यह मौर्य काल की ईंटों के दीवार भी मिले हैं। कलचुरी राजा पृथ्वी द्वितीय के शिलालेख में इसका नाम मल्हार दिया गया है। इसका अन्य नाम मल्ला पत्तन भी कहा गया है। यह 3 नदियों के संगम के बीचों बीच यह स्थान है। लीलागर, शिवनाथ और अर्पा नदी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा छाया ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि ऊपर छज्जा लगा हुआ है, इस वजह से। ये देखिए आप, यह मंदिर अब पूर्णतः शिखर पर नहीं है, इसका मध्य भाग ही रह गया है। बाकी मंदिर के अवशेष इस प्रांगण में विद्यमान आपको दिख रहे होंगे। ये सारे कलाकृतियाँ हैं, और इस कलाकृतियों में सभी देवी देवताओं के चित्रों का उकेरा गया है। और आप हर मंदिर, शिव मंदिर में प्रथम द्वार में शिवलिंग के साथ नंदी महाराज को भी देखते हैं। उसी प्रकार से यह इस मंदिर में भी
मंदिर के अग्रभाग में विराजमान है। हम ले चलते हैं आपको अब मंदिर के गर्भगृह में। ये सीढ़ियों हैं, सीढ़ियों के ऊपर एक समतल सा बना हुआ है। फिर सामने दो मूर्तियां हैं। संभवतः यह मूर्तियां ईश्वर की ही है और ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पालेश्वर महाराज के गर्भगृह में लेकर चलता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये महाराज पालेश्वर महादेव जी हैं। इनके गर्भगृह हम अंदर की ओर उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये गर्भगृह है और महाराज महादेव पालेश्वर महाराज विद्यमान हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये गर्भगृह ऊपर से नीचे की ओर है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं उसी द्वार से अंदर की ओर आया हूँ और आपको महादेव पालेश्वर महाराज का दर्शन करा रहा हूँ। इसके साथ साथ ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक और धार्मिक रूप में छत्तीसगढ़ की एक अहम भूमिका रखता है। ये आप देख सकते हैं, इनके स्तंभों में भी कलाकृति की गई है, देख सकते हैं ये। और ये आपका मैं ऊपर की ओर आपको दिखा रहा हूँ जो कि समतल है। ऐसा हमें और किसी मंदिर में दिखाई नहीं देता कि गर्भगृह का ऊपरी सिरा एकदम समतल हो, क्योंकि वो नागर शैली में बना होता है, जिसके कारण गहराई होती है। परंतु यहाँ इस प्रकार का कहीं भी दिखाई नहीं देता। चलिए मैं अब आपको इसी प्रांगण में अन्य पुरातत्व दिखाता हूँ। ये मंदिर के ही अवशेष हैं जो मंदिर के प्रांगण में विराजमान हैं। इसी मंदिर में आपको अन्य देवी देवताओं के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। एक बच्चा दौड़ता हुआ संभवतः यहीं का है और ये मंदिर के बाएं भाग में स्थित हनुमान जी का मंदिर है और इसमें हनुमान जी किसी दैत्य के सर पर अपना पैर रखे हुए हैं और वह दैत्य की सर नीचे की ओर झुका हुआ है। और इसी के पीछे हम देखें तो एक संग्रहालय भी है और संग्रहालय के सम्मुख भाग पर इस मंदिर के अवशेष रखे गए हैं। आइए हम आपको मंदिर के बाएं भाग में स्थित अन्य शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं। ये शिवलिंग आप देख सकते हैं। ये इसमें किसी भी प्रकार का मंदिर का अवशेष नहीं रहा है, बस निचला सिरा ही बचा है। ऊपरी सिरा
क्षतिग्रस्त हो गया है। और आप यहाँ उद्यान भी देख सकते हैं, जो कि राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित करने के दौरान बनाया जाता है। चलिए, ये मैं आपको संग्रहालय की ओर लेकर जा रहा हूँ। पालेश्वर महादेव के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह 10वीं और 13वीं सदी में के समय बना है। विशेषतः यह शिव मंदिर था। इसे निर्मित करने वाले सोमराज नामक एक ब्राह्मण थे, जो जाज्जल्य देव के शासनकाल में थे। ये आप देख सकते हैं, गणेश भगवान की मूर्तियां हैं। ये युगल जोड़ियां हैं। इसी प्रकार से तमाम आपको यहाँ सभी देवी देवताओं के साथ साथ बौद्ध और महावीर जी की मूर्तियों के अवशेष आपको दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक चक्र जैसा है, चक्रा टाइप का है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये संग्रहालय के सामने कई मूर्तियां हैं। विशेषता यह मुझे लगता है कि ये बौद्ध मूर्तियां हैं। ये यक्षिणी की मूर्तियां हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये देखिए, ये मूर्तियां महावीर जी की हैं, जैन तीर्थंकर। और इसी क्रम में मैं आपको बौद्ध मूर्तियों के भी दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, जो संग्रहालय के सम्मुख रखी गई है। इसी क्रम में ये आपको अन्य मूर्तियों का भी देख रहे हैं। ये देखिए शिवलिंग। ये इन मूर्तियों में ऊपर का भाग नहीं है, लेकिन विशेषता है यह बौद्ध मूर्ति ही है। ये देखिए, ये यक्षिणी की मूर्तियाँ। इसी के क्रम में ये जो मूर्तियाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये त्रिमूर्ति के रूप में भगवान गणेश जी की मूर्ति है, जो अपने आप में एक विशेषता रखती है। इसका सम्मुख भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, परंतु दायां और बायां भाग अभी भी अपने स्थान पर स्थिर है। ये देख सकते हैं आप। और ये आपका मंदिर का पूरा प्रांगण है। इस प्रांगण में ये 3 ऐसे मूर्तियों के रखने के लिए स्थान बनाया गया है। और ये आपका ये उद्यान है। ये आप देख सकते हैं। मल्हार अपने आप में एक कस्बा सा जान पड़ता है।
और इसकी विशेषता इस पुरातात्विक साक्ष्यों के ही कारण है, क्योंकि यहाँ आपको मौर्य काल से लेकर गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो कलचुरी वंश के तमाम राजाओं की अभिलेखों के साथ उनके द्वारा किए हुए कार्यों का भी चित्रण हमें दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्तियों के अवशेष आपको इस प्रांगण में रखी हुई प्रतीत होती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ अपने आप से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं ये मूर्ति। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को बयान करते हुए कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। मैं इस मंदिर के अवशेषों के बीचों बीच स्थित हूँ और मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध था आदिकाल से लेकर, क्योंकि इस प्रकार की कलाकृतियाँ अपने आप में अपना स्थान रखती हैं। ये देखिए, चक्रनुमा, ये इस तरीके के तमाम इस अवशेष मुझे हमें इस प्रांगण में दिखाई देते हैं। मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ और बहुत चीज़ें जानने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को पढ़े हैं उसे जब देखते हैं वो महसूस करते हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था। ये आप देख सकते हैं। मैं आज आपको इस पालेश्वर महादेव के प्रांगण में जितनी भी अवशेष हैं उनके सभी कोने कोने में जाकर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे इतिहास की धरोहर है और इसे संजो कर रखना हमारा कर्तव्य बनता है। ये देखिए, ये सारी मूर्तियाँ इस प्रांगण में विद्यमान हैं और ऐसा लगता है कि मैं हड़प्पा सभ्यता में आ गया हूँ। क्योंकि भारत का इतिहास ही हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है। तो मुझे भी लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास भी इन्हीं अवशेषों के माध्यम से, इन्हीं स्थलों के माध्यम से, इन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से आज मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। मैं पुनः अब प्रवेश द्वार की ओर जा रहा हूँ। जितने भी यहाँ अवशेष हैं, मैंने जितना भी समझा, जाना, पढ़ा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानना और समझना बाकी है, क्योंकि सीखना और सिखाना ये एक सतत प्रक्रिया हमेशा रहती है। तो जानना कभी भी बंद नहीं होता। और इसी के साथ मैं आपको प्रवेश द्वार की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए,
ये वही मंदिर है जिस मंदिर से अभी हम लोग होकर आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की कलाकृतियाँ, स्तंभ, जो अपने इतिहास को बयां कर रही हैं। और मैं पुनः प्रवेश द्वार पे आ गया हूँ और मैं इसी प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हूँ। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त को जिसने ना समझा उसे मिटना पड़ा, गर बच गया फूल से तो कांटों से कटना पड़ा। धन्यवाद। मेरा नाम मृत्युंजय द्विवेदी। पुनः मैं आपको छत्तीसगढ़ के किन्हीं स्थलों से अवगत कराता हुआ कुछ जानकारियाँ, कुछ अपने अनुभवों को साझा करता हुआ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जय हिंद, जय भारत।